हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के लेक्चर को आगे बढ़ाने हैं। आज फिर से आ गए हैं आपके सामने। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फेमस कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्या? कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए स्टूडेंट्स, कूलम्ब्स लॉ नाम तो सुने ही होंगे। जैसे ग्रेविटेशन में न्यूटन साहब थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब साहब आएंगे। क्लियर है? अब देखिए, थोड़ा सा कंपैरिजन करके अपन पढ़ेंगे। जैसे देखिए, कूलम्ब्स लॉ में क्या निकालेंगे? कूलम्ब्स लॉ में दो चार्ज, हम चार्ज आपको समझा चुके हैं चार्ज होता क्या है। तो 2 पॉइंट चार्ज ले लेंगे, ये Q1 और ये Q2। क्या ले लिए? 2 पॉइंट चार्ज ले लिए। इस दोनों चार्ज के बीच क्या फोर्स लगेगा? सर क्या क्या होगा? कुछ होगा कि नहीं होगा, ये जानना है आज हम लोग को। क्लियर है? ऐसा ही चीज 11th में भी हम आपको बता चुके हैं। चैप्टर का नाम था ग्रेविटेशन। यहां जैसे कूलम्ब साहब आए, वहां कौन आए थे? न्यूटन साहब आए थे। क्या लेके? न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ यहां था कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये हो जाएगा न्यूटन्स लॉ इन ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप जानते हैं ग्रेविटेशन में चर्चा मास का होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में चर्चा चार्ज का हो रहा है। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। क्लियर है? अब बच्चे यहां भी सेपरेशन कितना है? तो R सेपरेशन है। कितना है? R है। क्लियर है बात? ध्यान से देखिएगा, मास के बीच, दो मास के बीच लगने वाला फोर्स चार्ज समझाने के दौरान हम बता चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Fg। दो चार्ज के बीच का फोर्स जो होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम दिया गया है। किससे डिनोट करते हैं? Fe। ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके लिए जिम्मेवारी किसकी? तो चार्ज की। इसके लिए जिम्मेवारी किसकी? तो मास की। और एक बात, दो मास के बीच लगने वाला फोर्स पहले से पता है कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है? ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव नहीं होता है। ऑलवेज अट्रैक्टिव, नेवर रिपल्सिव। व्हाई? क्योंकि मास बॉडी का कभी नेगेटिव नहीं होता है, बिकॉज मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहले बता चुके हैं। लेकिन इस दोनों चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव भी होगा एज वेल एज रिपल्सिव भी होगा। क्यों? आप जानते हैं चार्ज का नेचर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है? अब देखिए, पता चल गया सर इस दोनों मास के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव ही होएगा। ठीक है, ये मास इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अट्रैक्ट मतलब क्या? पास बुलाना या दूर भगाना। बच्चा बोला सर अट्रैक्शन का मतलब तो सब लोग जानते हैं, क्या? पास आना। तो ये M1 M2 को पास कैसे बुलाएगा? यहां M2 है, यहां M1 है, कैसे बुलाएगा? ऐसे या ऐसे? बच्चा बोला ऐसे। ये देखो, पास बुलाया किसने? M1 ने। किसको? M2 को। क्या बोला? M2 आओ ना। क्लियर है? फोर्स किस पे? 2 पे लगाया किसने? 1 ने। किधर लगाया? पास बुलाया, अट्रैक्टिव फोर्स लगाया। क्लियर है? ठीक है, फिर देखिए आगे की कहानी। अब M2 बोला हम क्यों चुप बैठे, हम भी लगा देते हैं। एक हाथ उधर से आया, एक हाथ इधर से लगा देते हैं, ताली बज जाएगा। M2 किस पे फोर्स लगाएगा? M1 पे लगाएगा। फिर से ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे M1 ने M2 को पास बुलाया, अट्रैक्ट किया, ठीक उसी तरह M2 भी M1 को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट कैसे करेगा? M2 इधर है, M1 इधर है। कैसे? ऐसे M1 को धकेल देगा या ऐसे खींच लेगा? ऐसे खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब M2 जो M1 पे लगाएगा वो फोर्स ऐसे होगा। किस पे? ये फोर्स किस पे? तो M1 पे लगाया किसने? तो 2 ने लगाया। ये देखिए
दोनों के बीच क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ। क्लियर है? अब इसका कहानी चर्चा करते हैं, इसका चर्चा होगा, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो ध्यान से देखिए, Q1 किस पे लगाएगा? Q2 पे लगाएगा। सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करेगा? चार्ज के नेचर पे। मान लेते हैं ये दोनों मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के बीच, लाइक चार्ज के बीच होता है रिपल्सन। सब लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ रहे होंगे। Q1 Q2 को क्या करेगा? रिपेल करेगा, धक्का देगा, भगा देगा। तो Q1 जो Q2 पे लगाएगा, ऐसे लगाया। कैसे लगाया? ऐसे लगाया। किस पे? तो 2 पे लगाया। किसने? 1 ने लगाया। फिर क्या होगा? 2 भी 1 पे लगाएगा। कैसे लगाएगा? ये देखिए, 2 जो 1 पे लगाया वो ऐसे लगाया, ऐसे लगाया। किस पे? तो फोर्स किस पे? 2 पे लगाया। किसने? 1 ने लगाया। क्लियर है? अब देखो दोनों पॉजिटिव है, दोनों दूर भागेगा, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। साफ दिख रहा है क्या? रिपल्सन। इसमें साफ क्या दिख रहा है? अट्रैक्शन। फर्क समझ रहे हैं? ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ना है। टीचर और बुक में यही अंतर है, हम आपको कंपेयर करके उठाए, ग्रेविटेशन को यहाँ पेस्ट मार के दिखाए। बुक में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे बुक में ऐसे भी लिखा रहता है। क्लियर है? तो ये बात है, इतना पहले नोट कीजिए, फिर आगे का कहानी बताते हैं। तो नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, आप बोलेंगे सर अगर ये चार्ज नेचर में दोनों पॉजिटिव था सर, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच। सर कैसे होगा? दिखाओ ना। दिखाते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं Q1 है और ये Q2 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्लियर है? अब देखो इस दोनों के बीच अट्रैक्शन, ये इसको क्या बोलेगा? आओ ना, आ गए। किस पे? 2 पे लगाया। किसने? 1 ने लगाया। ये लगा दिया। ठीक उसी तरह 2 भी 1 को क्या बोलेगा? आओ ना। अट्रैक्शन, पास बुलाएगा। किस पे? 1 पे। किसने लगाया? 2 ने लगाया। तो ये क्या देखो, अट्रैक्शन इस तरह हो रहा ना, ऐसे अट्रैक्शन होता था, ये क्या हो गया? रिपल्सन। अब देखिए ध्यान से, इस फोर्स को देखेंगे, F21 को देखेंगे और F12 को देखेंगे। दोनों फोर्स का देखो, जितना फोर्स अगर Q1 Q2 पे 5 न्यूटन लगाएगा तो Q2 भी Q1 पे कितना लगाएगा? 5 न्यूटन लगाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि कुलम साहब जो लॉ दिए वो क्या बोले कि इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, मतलब F12 क्या है? F12 क्या है? एक मिनट, ये दोनों F21 लिख दिए। ये क्या होगा? ये फोर्स क्या होगा? जो 1 पे लगा कौन रहा है? 2। इसको सही कर लीजिए। बोले सही थे, हो सकता है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लिखने में, सही कर लेना है। समझ रहे हैं आप लोग सब बात? अब देखो, जो फोर्स 1 पे 2 ने लगाया उसका मैग्नीट्यूड ऐसे करके ऐसे खट लगा दिए, वेक्टर पर होंगे, इसका मतलब होता है मॉड। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं कंसीडर करेंगे। और जितना 2 पे 1 ने लगाया उसका मॉड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो मान लेते हैं F, तू भी F, मैं भी F, दोनों को मान लिया F। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। अपोजिट, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। याद करो कौन सा लॉ है? 11th में पढ़ाए हैं, याद कीजिए। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या सिखाए थे? फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब क्या सर कुलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है? हाँ जी बिल्कुल, कुलम्स लॉ ओबे एंटी एलएम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कुलम्स लॉ जो है ये दोनों चार्ज, ये जो कुलम्बियन फोर्स जो है, क्या एक्शन रिएक्शन पेयर का एग्जाम्पल है? जी हाँ बिल्कुल, एक्शन रिएक्शन पेयर का एग्जाम्पल है। आप बोलेंगे सर कोई भी फोर्स अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड का हो, अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है। जैसे सर
आप बॉडी हैं, इधर अगर 10 न्यूटन लगे, इधर भी 10 न्यूटन लगे, इधर भी 10 लग रहा है सर, इधर भी 10 लग रहा है, आप ना इधर खिसकेंगे, आप ना इधर खिसकेंगे, मतलब फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, फोर्स क्या हो जाएगा, भच हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। सर वैसा कहानी यहां क्यों नहीं हो रहा है? फर्क है। जो लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करता है। फोर्स कैंसिल तब होगा जब इसी पे 10, मेरे पे ही इधर 10 लग रहा है, मेरे पे ही इधर 10 लग रहा है, लेकिन यहां क्या है, ये फोर्स इस पे लग रहा है और ये फोर्स इस पे लग रहा है, दो अलग अलग बॉडी है, इसलिए फोर्स कैंसिल आउट नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? तो देखिए इधर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? तो आइए अब वो देखते हैं, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, कूलम साहब क्या बोले, ये F जो होगा इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 होगा, पहला वाला चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा। F इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख लीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 होगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? F E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। मतलब अगर इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स घटता जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये ज्यादा होगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। पूछ दिया जाएगा क्या कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है? जी बिल्कुल करता है। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, क्लियर है? अब देखिए कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ऊपर में नीचे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? अब बच्चे सोच रहे होंगे सर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, क्या हो जाएगा, इधर मिटाएं क्या? मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इधर ध्यान से, F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट देते हैं K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जी हां, ये आ गया क्या, कूलम्स लॉ। क्या आया? कूलम्स लॉ। आप बोलेंगे सर ग्रेविटेशन में क्या आया था? वहां Q1 के जगह पे M1 था, यहां M2 था, सेपरेशन तो R ही था, तो वहां क्या आ गया था, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर आ गया था। क्लियर है? इतना सीख गए। ये कौन सा फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए ये जो G है, ये G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में, आपके सिलेबस में हर जगह क्या रहेगा G का वैल्यू? कांस्टेंट। ध्यान रहे, ये बड़की G है, छोटकी G नहीं है। छोटकी G का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है, वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो G का वैल्यू क्या है? G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है? G का वैल्यू होता कितना है? तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सब चीज तो हम चार्ज समझाने के दौरान ही ये सब चीज बता चुके हैं। अब देखिए ये कूलम्स लॉ हो गया। यहां वेयर K is the constant of proportionality K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
एक मिनट, PROPORTIONALITY, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो कांस्टेंट है वो है ओनली फॉर अ गिवन मीडियम। के जो कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ब्रह्मांड में हर जगह कांस्टेंट नहीं रहेगा जी की तरह। के क्या है, मीडियम चेंज करोगे तो के का वैल्यू बदल जाएगा। जैसे याद कीजिए 10th में आप लोग पढ़ते होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिक्स में, लाइट चैप्टर में पढ़ के आए होंगे। उसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। नहीं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5, डायमंड का 2.41। तो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ओनली फॉर अ गिवन मीडियम। अगर आप मीडियम बदल दीजिएगा, हवा के बदला पानी कर दीजिएगा, पानी के बदला ग्लास कर दीजिएगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज कर जाएगा। क्लियर है? K is constant of proportionality only for a given medium। ये बहुत महा इंपॉर्टेंट चीज लिखे हैं, ओनली फॉर अ गिवन मीडियम। इसको लिख लेना है, इट इज महा इंपॉर्टेंट। ध्यान में रखना है, नोट कीजिए पहले, फिर आगे बताते हैं। तो लिख लिए, के का एक और नाम है, इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट भी लिखते हैं कुछ बुक में, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, फोर्स कांस्टेंट। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है आप लोग को। और एक बात, ये सर चार्ज का क्या विथ साइन लेंगे, तो डायरेक्शन में तो हम लोग देख ही लिए हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन, इसलिए यहां करते क्या है, मॉड लगा देते हैं। क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं, Q1 Q2 में मॉड लगा देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये रहा कूलम्ब्स लॉ। क्या बोलेंगे, दिस फोर्स इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम, या F डिपेंड्स अपॉन मीडियम। क्लियर है? सब कुछ अच्छे से बता देते हैं हम आपको। FE मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। सर ऐसा ग्रेविटेशन में आप नहीं बोले थे, अगर सर दो मास रहा, ये m1 रहा, ये m2 रहा, सेपरेशन r रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो क्या इस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा क्या होगा, Fg। क्या ये मीडियम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं। Fg डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मतलब इस दोनों मास के बीच कैसा मीडियम है, हवा है कि पानी है, उस पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन दो चार्ज अगर रख लें हम, ये Q1 ये Q2, दो चार्ज रख दें, दोनों के बीच का सेपरेशन R दिखा दें, इस दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर यहां एयर के बदले, हवा के बदले अगर जैसे पानी डाल दिए, मामला बदल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। सर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, सबका जवाब मिलेगा। पेशेंस से रहना है। तो इतना समझ में आया। एक और इंफॉर्मेशन समझ में आया, फर्क समझ में आया Fg और Fe के बीच। एक मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है 11th वाला, और ये 12th वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे कुछ कुछ पॉइंट्स देखते जाइए। तो आप सीख गए F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपने क्या सीखा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही सीखा आपने। अब देखिए इधर, सर के का क्या, के का कहानी कुछ बताइए सर। तो देखो इधर ध्यान से, फॉर एयर
ऑब्लिक वैक्यूम ऑब्लिक फ्री स्पेस। एयर हो, वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो, ज्यादा फर्क नहीं है वैल्यू में, इसलिए जैसा हम बता रहे हैं कांस्टेंट का वैल्यू न्यूमेरिकल्स में वैसा ही लेना है। के का वैल्यू जो आप लेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लेंगे। कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा बात ये समझ गए, के बारे में और बताएंगे। सर के है क्या? के तो सर फिक्स है, मीडियम के चेंज होने से के का वैल्यू क्या होता है, चेंज कर जाता है। कैसे चेंज करेगा सर? क्या कारण है जो के का वैल्यू चेंज हो जाता है, जी का वैल्यू चेंज नहीं होता है? तो समझते हैं। के जो होता है वो होता है 1/4 πε0। के का वैल्यू क्या होता है? 1/4 πε0। अब ध्यान से देखिए, ये ε0 क्या है? ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री, नोट लगा दिए तो यहां लिखेंगे परमिटिविटी किसका? तो फ्री स्पेस का। कोई दिक्कत? पानी का परमिटिविटी रहेगा εw लगा देंगे। तेल का रहेगा, ऑयल रहेगा, परमिटिविटी ऑफ ऑयल लिख देंगे। क्लियर है? ये वैक्यूम का है, फ्री स्पेस का है या एयर का है, तो ε0 लगा दिए। अब देखिए इसको मिटाते हैं। कूलम्ब्स लॉ में करेंगे क्या? तो ध्यान से देखेंगे। अब जैसे कूलम्ब्स लॉ था क्या, F = K Q1 Q2 / R²। इसमें पुट कर देते हैं, चुट से पुट करेंगे किसका वैल्यू? K का वैल्यू यहां रख देंगे। K का वैल्यू 1/4 πε0 Q1 Q2 / R²। ठीक है, K का वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए मीडियम के चेंज होने से कहानी कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए जैसे मीडियम चेंज करेंगे, मीडियम चेंज करेंगे तो बच्चा क्या बोला सर? के का वैल्यू चेंज होना चाहिए। के है क्या? तो 1/4 πε0 है। ठीक, क्या मीडियम के बदलने से 1 2 हो जाएगा? क्या नहीं, एक तो एक ही रहेगा, कांस्टेंट। क्या 4 बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा। क्या पाई कांस्टेंट है, इसका भी वैल्यू नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? ये जो दिख रहे हैं ना आपके सामने, यही बदल जाएंगे। जैसे आप मीडियम बदलिएगा तो क्या बदलेगा? परमिटिविटी बदल जाएगा। मीडियम चेंज कीजिएगा तो परमिटिविटी क्या होगा? चेंज कर जाएगा। और परमिटिविटी के चेंज होने से क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। बोलिए, ये चेंज होगा तो ये पूरा चीज चेंज होगा, और ये चेंज होगा तो ये भी क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर है? तो क्या मीडियम बदलने से क्या बदलता है? परमिटिविटी बदलता है। परमिटिविटी के बदलने से ये अगर वैल्यू बदल जाएगा तो के का वैल्यू चेंज होगा, और के चेंज होगा, इधर वाला चीज बदलेगा तो इधर वाला चीज भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो क्या कहानी है? सर मीडियम बदलोगे तो परमिटिविटी बदलेगा, परमिटिविटी बदलोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू भी बदल जाएगा। जैसे लाइट में अगर हम सोचें तो अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता था, इसलिए लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में क्या होता था? अलग अलग हो जाता था। क्लियर है? वैसे करके आप यहाँ वैसे जोड़ के माइंड में सेट कर सकते हैं, चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। तो परमिटिविटी चेंज करेगा तो Fe का वैल्यू भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है? पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो देखिए ε0 का वैल्यू, यहां थोड़ा सा ε0 का भी वैल्यू कुछ क्वेश्चंस में यूज पड़ सकता है, रटना नहीं है। यहां तक कि सीबीएसई के परीक्षा में भी पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पेज होगा उसमें ये सब वैल्यू ही दिया हुआ रहेगा। बच्चे आपको रटना नहीं है, अगर क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाता है तो बुरा भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो ε0 का जो वैल्यू होता है 8.854 into 10⁻12 यूनिट
यूनिट क्या करेंगे, तो के का यूनिट क्या बताए हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका इन्वर्स कर देंगे, इसको लिख देंगे कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन इनवर्स, ऐसे लिख देंगे। कहां से आया यूनिट, सब कुछ बताएंगे, बस इंतजार करना है, अलग से बताएंगे। जिनको आता है ठीक है, नहीं आता है उनके लिए हम हैं। क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे कुछ पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कूलम्स लॉ का चर्चा चल रहा है सर डायरेक्शन जो आपने दिखाया, थोड़ा सा डायरेक्शन का चर्चा करते हैं। ओके, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ आपने जो सर डायरेक्शन बताया, इधर भी मिटा लेते हैं और खुल के बताएंगे। तो देखिए इधर सर डायरेक्शन जो आपने बताया कूलम्स लॉ में, ये रहा सर Q1 और ये रहा Q2, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन कितना है, तो R है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सर Q1 जो Q2 पे लगाएगा वो सर आपने ये दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है, इस चार्ज और इस चार्ज को जोड़ने वाला लाइन कौन, जूम, यही लाइन है ना, क्लियर है। सर इस लाइन के दिशा में ही, ऐसे इस लाइन के ही डायरेक्शन में आपने फोर्स क्यों दिखाया सर, ये सर ऐसा क्यों नहीं दिखा दिया सर, ऐसा क्यों नहीं दिखाया 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 सर? क्योंकि कूलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। देखिए फिर से एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको, कूलम्बियन फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स था, सेंट्रल फोर्स, मतलब दो चार्ज बॉडीज के सेंटर के, इस चार्ज बॉडी का सेंटर मान लेते हैं ये, इसका सेंटर ये, इस दोनों चार्ज बॉडीज के सेंटर के ज्वाइन होने वाले लाइन, सेंटर को मिलाने वाला लाइन कौन है, ये वाला लाइन, इसके अलोंग ही, इसके डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। 100 करोड़ का बात बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इस बात का यूज होगा। क्लियर है। तो ठीक है सर, ऐसे नहीं दिखाएंगे जी, ऐसे नहीं दिखाना है तो कैसे दिखाना है, दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन होने वाले लाइन के लॉन्ग ही डायरेक्शन दिखाना है। मतलब Q1 जो Q2 लगाएगा इसी लाइन के लॉन्ग Q2 पे लगाएगा। लगाया कौन, तो किस पे लगा, तो 2 पे लगाया किसने, तो 1 ने। ये ऐसे 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 नहीं दिखाएंगे, इस लाइन के डायरेक्शन में ही दिखाएंगे। फिर Q2 भी जो Q1 पे लगाएगा इस दोनों चार्ज के सेंटर के ज्वाइन होने वाले लाइन के अलोंग ही दिखाएंगे। सर इस चीज को क्या नाम दिया गया, इस चीज को नाम दिया गया, लिख देते हैं यहां, कूलम्बियन फोर्स। कूलम्बियन फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, महा इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट। आप ओबीजे भी डाल लेंगे, सीबीएसई के लिए हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ दे। दैट इज इट एक्ट्स along the line, along the line joining the center, joining the center of two charges, center of two charges। कोई दिक्कत, दो चार्ज के सेंटर को ज्वाइन होने वाले, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। सो दैट्स व्हाई कूलम्बियन फोर्स इज अ टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स। क्या कूलम्बियन फोर्स या कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो करेगा? तो देखो इधर F12 और F21 बराबर है कि नहीं, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सही है, मॉड वेक्टर हटा दिए मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। क्या
F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर का खट, ये सही है या गलत है? चाहे ऐसे लिखें, ये ऐसे खट कर दिया, मतलब मैग्नीट्यूड का चर्चा हुआ, मतलब ये भी सही है। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का, ये जो इस पे लगाएगा और वो जो इस पे लगाएगा, दोनों बराबर होगा, पहले बता चुके हैं। आगे देखिए, अगर हम ऐसे लिखते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर, बताओ ये सही है या गलत है? क्या है? कमेंट कीजिए। बच्चे बोल रहे होंगे ये क्या है? सही है, लेकिन ये हो क्या गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया सर? ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? इसको कैसे लिखना चाहिए? मैग्नीट्यूड तो देखो बच्चे बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन का अगर हम बात करें तो डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। और आपको हम वेक्टर में सिखा चुके हैं, कोई भी वेक्टर के सामने का नेगेटिव साइन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है। तो यहाँ क्या डालना पड़ता हमको? नेगेटिव। अब यहाँ नेगेटिव डाल दिए। अब बताओ ये सही है कि गलत है? अब ये हो गया सही, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर है, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। चाहे रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। यहां क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। मतलब हम जो है खड़े हैं स्टेज पे, हम स्टेज पे फोर्स लगाए 10 न्यूटन, स्टेज भी मेरे पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। हम स्टेज पे नीचे की तरफ लगा रहे हैं, स्टेज मेरे पे ऊपर की तरफ लगा रहा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। मैं भी 10 लगाया, वो भी 10 लगाया, लेकिन मैं 10 नीचे लगाया, वो 10 ऊपर लगाया। डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन को फिजिक्स में किससे रिप्रेजेंट करना होता है? तो आगे नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। ये किसका इक्वेशन है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। किसका इक्वेशन है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हेंस अगला कंक्लूजन आया, कूलम्ब्स लॉ ओबे। किसको ओबे करता है? NTLM, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नोट कीजिए इसको आराम से। और एक बात ध्यान रखना है, देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे कूलम्ब्स लॉ, हम तो डिराइव करके दिखा देंगे, कोई ये बात बोले भरोसा मत करना, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ जो है वो फिजिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, नॉट लॉजिकली डेरिवेबल फ्रॉम एनी अदर कॉन्सेप्ट। इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? मन शांत करके जो बोले उस पर भरोसा करना है। बेस्ड ऑन फिजिकल observation not derivable from any, not logically लिख लीजिए, not logically derivable from any अदर कॉन्सेप्ट। इस बात का ध्यान रखना है। अगला बात, कूलम्ब्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। ओनली वैलिड फॉर कैसा चार्ज? पॉइंट चार्ज। आप बोलेंगे सर ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट चार्ज? तो सुनिए इधर, व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज, चार्ज का साइज अगर दो चार्ज के सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम हो, चार्ज का साइज क्या है? बहुत कम है, सेपरेशन क्या है? बहुत ज्यादा है, तो साइज को क्या करते हैं हम लोग? इग्नोर कर देते हैं, एंड वी कैन ट्रीट देम एज पॉइंट चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब देखिए एक लास्ट चीज बच गया कि सर रेंज क्या है कूलम्बियन फोर्स का, कहां से कहां तक कूलम्ब्स लॉ जो है लग सकता है, मतलब दो चार्ज आपस में इंटरैक्ट हो सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन एक बार फिर से बोल दें, व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर मच smaller than the separation between the bodies, separation between the charge bodies, then the size may be ignored and we treat them as point charge. Clear है? आगे देखिए,
रेंज ऑफ कोलंबियन फोर्स, मतलब कहां से कहां तक लगेगा। तो देखिए बहुत वाइड रेंज है। कैसा रेंज है? वाइड रेंज। देखिए कहां से कहां तक, फ्रॉम न्यूक्लियर डायमेंशन, न्यूक्लियस क्या है? बहुत छोटा है। एटम, एटम ही तो बहुत छोटा है, उसके भी अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का ऑर्डर, समझ रहे हैं, से लेके बहुत दूर, अगर सेपरेशन बहुत ज्यादा भी हो, 10⁻18 के ऑर्डर का भी सेपरेशन हो। 10⁻18 क्या है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। 10⁻10 क्या है? बहुत छोटा। मतलब फ्रॉम न्यूक्लियर डायमेंशन टू मैक्रोस्कोपिक चार्ज दैट इज 10⁻18 मीटर, हम लोग क्या कर सकते हैं? कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम न्यूक्लियर डायमेंशन कितना? 10⁻10 मीटर टू मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस दैट इज 10⁻18 मीटर। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया? कूलम्ब्स लॉ सिखाया। मजा आया कि नहीं आया? सारे पॉइंट को पॉइंट वाइज कॉपी में नोट करके एक बार रिवाइज करके रखेंगे। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि 1 कूलम्ब का डेफिनेशन देंगे और हम आपको बताएंगे कि 1 कूलम्ब बड़ा यूनिट है चार्ज का या छोटा यूनिट है। अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है फील करेंगे आप। किसको? 1 कूलम्ब को फील करेंगे। क्लियर है? तो बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।